शांति। आज हमारे बीच हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय भ्राता आकाश चौरसिया जी, जिनका हम इस सत्र में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। स्वागत है भ्राता जी आपका। ये साधारण दिखने वाला व्यक्तित्व साधारण नहीं है, ये तो भाई जी आपका नम्र और विवेक है जो आप झुक कर के चलते हैं। इनका परिचय तो बहुत विशाल है, लेकिन कुछ शब्दों में आपके सामने रखना चाहूँगी। भ्राता जी आप मध्य प्रदेश सागर जिले से बिलोंग करते हैं। आप पहले पेशे से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना लक्ष्य उद्देश्य बदला और किसान और खेती के साथ जुड़ गए। विशेष रूप से आपने जैविक खेती एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति के आप शोधकर्ता हैं और आप उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं और करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों को आपने ट्रेन किया है। और इस उपलब्धियों को देखते हुए कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, पुरस्कारित किया गया और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपका बहुत दिल से सम्मान किया। आपको बहुत बहुत बधाई है। तो अभी हम भाई जी के अनुभव युक्त वाणी हम सभी सुनेंगे और एक ट्रेनिंग के रूप में उसको हम लेंगे कि हम अपने फील्ड में जाकर के उसको प्रैक्टिकल रूप में हम अप्लाई कर पाए। आदरणीय भ्राता आकाश चौरसिया जी। इस तपोवन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे बीच में पूज्य माता जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बार चाहता हूँ कि अपनी उपस्थिति आप करतल ध्वनि से आप दर्ज करा दीजिए। तालियां बजाने के 2 साइंटिफिक कारण हैं। कमजोर बजाई इसलिए बता रहा हूँ, जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे जो शरीर का विज्ञान है वो नर्वस सिस्टम से मिलके बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर अगर हम झांक के देखें इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर के बारे में जितना थोड़ी बहुत समझ है मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो स्थूल शरीर हमारा दिख रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक बोन्स पार्ट है जिस पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस स्थूल शरीर में बोन्स के साथ में 72,72,03,10 नस नाड़ियां भी है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये मोटर बाइंडिंग जैसे होता है ना, मोटर की बाइंडिंग कभी आपने देखी हो, उसके अंदर बहुत बारीक वायरिंग होती है ना, और लाखों की तादाद में वायर होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वायर हैं, उनकी संख्या भी है। 72,72,03,10 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं जो हमारे पूरे बॉडी को रक्त प्रवाह का काम करती हैं और हर अंग को पोषण देने का काम करती हैं, डेड सेल को बाहर निकालने का और उनको ऑक्सीजन और ऊर्जा देने का काम करती हैं। अब अगर हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो किसी भी वस्तु का या किसी भी साइंस का अपना साइंस होता है। तो जैसे हमारे शरीर है, इसका भी साइंस है। जैसे मोटर का साइंस होता है, मोटर का साइंस ये है कि उसको कितनी भी बाइंडिंग हो और वो पूरी बाइंडिंग जो है एक जगह पे आके स्टार्ट होती है या फिर एक जगह पे जाके एंड होती है। ये संसार का नियम है। तो कुदरत ने जब हमें बनाया तो कहीं से बनाना चालू किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा बना, बोर्ड बना, चेयर बनी, ये माइक बना, जिसने भी इसको बनाया होगा स्टार्टिंग तो कहीं से की होगी और फिर फिनिश होने के बाद एंड किया होगा कि हाँ ये अब बन गया, तो वो एंड पॉइंट भी होगा। तो अगर हम अपने आप के ऊपर झांक के देखें तो हमारी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं से स्टार्ट हुई होगी और कहीं पे एंड हुई होगी। तो इतनी सारी जो नस नाड़ियां हैं वो हमारे शरीर के विज्ञान का पार्ट है और वो कहीं से शुरू हुई और कहीं पर उसका अंत हुआ। तो कहाँ शुरू हुई और कहाँ अंत हुआ? तो हमारे हथेली के जो हाथ हैं, मतलब हथेली है, और हमारे जो पैरों के तलवे हैं, ऐसा मानना होता है कि हमारे पैरों के तलवों से ये वायरिंग चालू होती है और हथेली पर आके ये खत्म होती है, या तो यहाँ से शुरू होती है और नीचे जाके खत्म होती है। तो
हमारी जो भारतीय मूल चिकित्साएं पद्धतियां हैं उनमें कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप चप्पलों का त्याग कर दीजिए और नंगे पैर चलना चालू करिए। तो किसान पहले खेतों में नंगे पैर चला करता था, तो बढ़िया तरीके से इसके पीछे साइंस क्या है नंगे पैर चलने से, क्योंकि जब हम नंगे पैर चलते हैं बिना जूता चप्पल के तो ये जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग जोन है वो कंप्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पाइपलाइन बहुत लंबी चौड़ी हो और वो कहीं पे चोकिंग हो गया, उसमें बीच में कुछ अवरुद्ध आ गया हो, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से उसको प्रेशर मार के उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो जब हम नंगे पैर चलते हैं तो जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो पूरा कनेक्टिविटी है वो जब नीचे से बार बार चुभती है, कुछ कंकर चुभते हैं, कुछ मिट्टी चुभती है, तो वो बार बार प्रेस होते हैं, और प्रेस होते हैं तो क्या होता है, उनमें हल्का हल्का माइनर कंपन होता है, और उस कंपन का एहसास पूरी बॉडी के अंदर हम महसूस नहीं कर पाते, पर वो धीरे धीरे होता रहता है, और उससे हमारी बॉडी के अंदर जमे हुए डेड सेल बाहर निकलते हैं और हम जो है ना एकदम फ्रेश रहते हैं। तो ये चुभने का बहुत बड़ा साइंस है। तो जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों के जो पॉइंट्स होते हैं, इनको विज्ञान की भाषा में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कहा जाता है। हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, पर हम जब ठोकते रहते हैं ताली तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबता ही रहता है। तो ताली आप बजाओगे तो क्या होगा, दिन भर आपकी 2-3 दिन आप बजाते रहोगे तो बहुत अच्छी चिकित्सा हो जाएगी आपकी। तो नर्वस सिस्टम आपका क्लीन हो जाएगा, स्थूल शरीर का, ठीक है। और हमारे विद्वान लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अभी तो लोग बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है ना फिर वो क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद अच्छी मोटी सी बुक लिख देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों में एक बड़ा गुण था, वो बुक नहीं लिखते थे। कई लोगों ने लिखे ग्रंथ, लेकिन कई लोगों ने कहावतें बना दी और उन कहावतों के अंदर पूरे जीवन का सार डाल दिया। मतलब आप उनको जितना समझेंगे उतना आप समझते जाइए। जैसे मैं एक कहावत बोलता हूं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत बुंदेलखंड से निकली। अब आप इसको समझिए कितना समझना चाहते हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में जितना समझोगे उतना समझ में आएगी ये बात। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, माने दूर से कोई भी चीज बहुत अच्छी दिखती है और जब आप करीब जाते हैं तो उसकी कठिनाइयां समझ में आती हैं। अब ये व्यवहारिक जीवन में आप अप्लाई करिए, कोई आदमी को देखिए, आपको देखेगा बहुत अच्छा है, और जब उसके साथ में आप 2-4 साल गुजार लेते तब समझ में आता है। सही है कि नहीं है? ऐसी कोई भी चीज आप दूर से देखेंगे बहुत अच्छी दिखती है, खेती भी बहुत दूर से अच्छी दिखती है, पर लेकिन जब आपको फावड़ा पकड़ना पड़ता है और जब आपका पसीना निकलता है तब आपको समझ में आता है कितनी कठिन है। तो ऐसे दूर की ढोल, अब हर जगह समझो इस बात को तो आपको समझ में आएगा, वाह यार कितनी कठिनाई से ये बात निकाल के उन्होंने कही होगी। तो हमारे विद्वानों ने कहा है कि जब हम ताली बजाते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, जब हाथों में खुजली होती है तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी आने के संकेत होते हैं। अब ये किसी विद्वान ने कह दिया, हो सकता है कि ये भी प्रैक्टिकल भी हो और ना भी हो, पर ना पे क्यों जाएं हम, है कि नहीं है? ना पे क्यों जाएं, हो सकता हो इस पे जाएं। तो जब हम ताली बजाएंगे तो क्या होता है, हमारे शरीर का एक और विज्ञान है, जब पसीना निकलता अपने शरीर से थोड़ी देर के बाद वहां खुजली होना चालू होती है। जैसे किसान भाई यहाँ पर हैं, जब खेत में काम करते हैं ना, पसीना आता है, फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर खुजली होती है, तो लगता है कि यार अब नहा लेते हैं, अब ठीक है कि नहीं, पसीना धो देते हैं। तो जब हाथ में जब हम जोर से ताली बजाते हैं तो हाथों से भी आपके क्या होगा, पसीना आना चालू होगा, और जब पसीना आना चालू होगा तो क्या होगा, खुजली होगी, खुजली होगी, और जब खुजली होगी तो संकेत अपने आप बनने लग जाएंगे। भाई कभी तो खुजाते 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 लक्ष्मी आने का माध्यम बन ही जाएगा। तो ऐसे जो है ना, अगर हम रोज ये काम करें तो 2 फायदे होंगे, एक तो आपका चिकित्सा हो जाएगी और दूसरा खुजली होगी तो लक्ष्मी आने के संकेत होंगे। और इस सत्र का यही उद्देश्य है कि हम सब जीवन में स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति करें और हमारे घर में धन आए, लक्ष्मी आए, ताकि हमारी व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो अब आप मतलब समझ गए हैं। तो ताली हमारे लिए ना बजाइए, अपने लिए जोर से बजाइए। चलो अब बातचीत शुरू करते हैं। अब बीच बीच में जब आपको अच्छा लगे तो आप बजाते रहिएगा, और ये सोच के नहीं बजाना कि फायदा हमें होगा, ये सोच के बजाना कि फायदा हमको है, ठीक है। तो खैर, मेरा नाम आकाश चौरसिया हुआ और सागर जिले की धरती से हूँ मैं, मध्य प्रदेश में। पिछले 17 सालों से प्राकृतिक खेती हम कर रहे हैं
और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम खेती में कैसे आए। तो भगवान जब हमें पैदा करता है तो इनकम्प्लीट पैदा नहीं किया, हम सबको कंप्लीट पैदा किया। हमारा हार्डवेयर भी कंप्लीट है और सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट है। तो हार्डवेयर मतलब ये शरीर और सॉफ्टवेयर मतलब दिमाग, सबको दिया है। तो हर किसी की सोच होती है अपनी कि हम बड़े होके ये बनेंगे, और ये सोच खुलती कब है? जब हम कक्षा 9, 10, 11, 12 के आसपास होते हैं, तब हमारी सोच खुलती है और हमें लगता है कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए, हमें इंजीनियर बनना चाहिए, हमें पायलट बनना चाहिए, हमें सिंगर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो ये आने लग जाता है। ठीक है, इसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर एक समझ तैयार होने के बाद एक्टिव हो रहा है। अब अगर उस सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं तो जीवन में आपके द्वारा किया गया कार्य खेल बन जाता है। और अगर उस सॉफ्टवेयर पे काम ना करके आप परिवार की इच्छा पर या दोस्तों के प्रेशर पर या अपनी जरूरत के हिसाब से अगर काम करते हैं तो फिर वो काम बन जाता है, और वो काम केवल 8 घंटे किया जाता है। इससे ज्यादा करोगे तो थक जाओगे। और अगर जो अंदर है वही करोगे तो 20 घंटे भी करोगे तो भी नहीं थकोगे, तो वो खेल बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ जो है ना, हमारे अंदर सोच थी कि हम लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करें। तो जब कक्षा 8 में आए, हमने अपने आजू बाजू के जो मित्र कह सकते हैं उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने कहा भैया तुम्हें लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है तो तुम्हें तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, और जब डॉक्टर बनना पड़ेगा तो उसके लिए साइंस लेना पड़ेगी, PMT क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हमने कक्षा 9 में 10th क्वालिफाई करने के बाद साइंस विषय लिया, और हायर सेकेंडरी करने के बाद PMT का एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी हुए। प्री मेडिकल टेस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में 125वीं रैंक हासिल की मध्य प्रदेश में, और MBBS करने के लिए हमारे दरवाजे खुल गए थे डॉक्टर बनने के। लेकिन अचानक से ये मन में थॉट आया, विचार आया अस्पताल बार बार जाने के बाद, कि लगातार हमने देखा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियों की भी संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की भी संख्या बढ़ रही है। तो बस एक बचपना सवाल था जो हमने अपने आप से किया, किसी से नहीं। किसी से करते तो थप्पड़ घलते, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं बचपन में जो हमारे अंदर आते हैं, वो एकदम सॉलिड होते हैं, पर जवाब कोई नहीं देता उनके, क्योंकि सब व्यवस्था के पार्ट होते हैं, वो व्यवस्था से हटके होते हैं वो सवाल। तो हमारा सवाल ये था कि जब डॉक्टर हैं तो बीमारी बढ़ क्यों रही है, डॉक्टर हैं तो अस्पताल बढ़ क्यों रहे हैं, डॉक्टर हैं तो मेडिकल स्टोर बढ़ क्यों रही है, डॉक्टर हैं तो बीमारियों की संख्या और बीमार लोगों की संख्या बढ़ क्यों रही। ये सवाल था अपने आप से। और अगर ये बढ़ रही है तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, और जब हम मरेंगे तब ये संख्या और बढ़ चुकी होगी, तो और भी किसी को डॉक्टर बनना होगा। तो ये सवाल आया बस मन में कि जब डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए होते हैं तो ये चीजें बढ़ क्यों रही हैं। बस एक नेचुरल सवाल था, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं था। तो जब ये सवाल अपने आप से किया तो बुंदेलखंड से निकली एक कहावत याद आई, जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, और जैसे होगा मन वैसे होगा तन। 4 लाइन की कहावत है। इसके अंदर इतनी गहराई छुपी हुई है, जब हमने इस पे शोध किया, अध्ययन किया, तो बहुत सारे पर्दे खुले। और बचपन की एक घटना कनेक्ट हुई। जब हम 7 साल की उम्र में थे तब हमारे गांव में एक पड़ोसी के पास एक 2 व्हीलर आया, बाइक आया, और वो बाइक जब पहली बाइक थी गांव की, तो बड़े शौक से वो बाइक लेके निकला करते थे अपने घर से। तो हम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे, खिड़कियों में झांक के दरवाजों पर आके देखते थे। तो उनके परिजन लोग बोलते थे कि फलाने फलाने पेट्रोल पंप पे तेल नहीं भरवाना। हमने कई बार सुना। तो हमारी जो सोच है वो थोड़ी जिज्ञासु लेवल की है, हर चीज को हम थोड़ा सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा। तो हमने सोचा कि ये मना क्यों कर रहे हैं। तो फिर वही बात कि अगर हम किसी से सवाल करते ये तो थप्पड़ घलते, तो हमने किसी से बोला नहीं, क्योंकि एक थप्पड़ घल के और बोलते कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, उसको जहां से भरवाना भरवाए। तो हमने अपने आप से सवाल किया, तो जवाब हमने अपने आप से लिया कि शायद इनका आपस में कोई झगड़ा होगा। गांव में होता है ना, पड़ोसी का पड़ोसी से हो जाए झगड़ा, तो किराने की दुकान बाजू में है लेकिन लेने जाएंगे 3 किलोमीटर दूर, क्योंकि झगड़ा है, उनसे बन नहीं रही हमारी। तो ऐसे मैंने कहा झगड़ा होगा वो पेट्रोल पंप वाले से, इसलिए मना करते हैं। लेकिन जब अस्पतालों में जुड़े तो उस बात का सही जवाब हमको वहां मिला। और सही जवाब ये था जनाब कि गाड़ी में पेट्रोल वो इसलिए दूसरे पंप पे भराने जाते थे क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था कि ये पेट्रोल पंप वाला तेल में मिलावट करता है, तो मिलावटी तेल नहीं भरवाना, डर कि गाड़ी का इंजन खराब ना हो जाए।
अब सोचो इतनी दहशत, अभी सच्चाई पता नहीं है कि वो वाकई में मिलाता है या नहीं मिलाता है। किसी ने बोल दिया, शक के आधार पर हम गाड़ी को 2 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। जब हमने इस बात पर गौर से मंथन किया तो हमें कुछ बहुत सारी सच्चाई जीवन की सामने आई और फिर हमने उसका सामना करते हुए उसको चूज किया। तो सच्चाई ये थी साहब कि गाड़ी उस समय थी 25,000 की और गाड़ी का इंजन होगा 10,000 का। 10,000 के इंजन की इतनी चिंता, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में ढेरों है, सैकड़ों, गिनती करोगे तो पता नहीं कितनी मिलेगी। 2 व्हीलर का इंजन बनाने वाली कंपनियां ढेर है ना, और उनके ऑटो पार्ट्स अगर कोई खराब हो गया तो गियर बॉक्स से लेके सब कुछ ऑटो पार्ट्स की दुकान पे चेंज होता है ना, एक दिन में नई गाड़ी बन जाती है। ठीक है, चंद रुपए लगते हैं। तो मैंने कहा यार जो है ना, जब एक इंजन जिसकी कीमत 10,000 है उसकी चिंता इतनी हमको, तो हमारा जो इंजन है इसकी कितनी चिंता। सवाल खड़ा किया अपने आप से। तो मैंने कहा यार किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई जो है ना 20 दिन पुराने तेल के पकौड़े तल के खा रहा है मजे से, कोई नहीं पूछ रहा कि ये तेल में पहले मेढक डला था या मच्छर डला था, छिपकली डली थी, नहीं समझे। और इंजन के तेल के लिए इतनी चिंता कि पेट्रोल पंप का सिलेक्शन करेंगे कि इसमें ये गया तो नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है, समझिए आप। अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है और कोई कहे आपसे कि जरा आपने इंजन की कीमत लिखी है कितने में, तो आप कहोगे पागल हो गए क्या, हमें नहीं बेचना, क्योंकि किसी को नहीं बेचना। सही है कि नहीं है, क्योंकि ये एक ही है और एक ही बार मिलता है और इसका कोई चेंजिंग भी नहीं है कि हार्ट खराब हो गया तो मेडिकल की दुकान पे चले गए, 2 हार्ट दे दीजिए, एक अभी चेंज कर दो और एक फ्रिज में रख लेंगे, रात को जरूरत पड़ गई तो बदल लेंगे, एक किडनी दे दो या एक फेफड़े दे दो या कुछ दे दो। ऐसे होता है क्या? ये इंजन के पार्ट्स मिलते नहीं है जी कहीं पर। और मैं आपको एक कुदरती सत्य बता दूं, ये स्थूल शरीर के जो पार्ट्स हैं, कुदरत ने जब हमारा इंजन डिजाइन किया, ये बनाया, तब 200+ ईयर नॉर्मल एज रखी इसकी। 200+ ईयर माने जो इसके पार्ट्स हैं, अगर इसको कुदरत के सिद्धांतों पर चलाया जाए तो 200 साल से पहले इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होते। और हमने अपनी दिनचर्या में इतना खान पान में बदलाव किया, इतना अत्याचार किया हमने इंजन के साथ में कि वो 20 साल में ही बोल जाता है। अभी 20 साल के बच्चे को अटैक आता है, उसको गैस बनने लगती है, पेट फूल जाता है, क्या हो रहा है ये? तो ये सारी गड़बड़ियां फ्यूल पर है डिपेंड। अगर गाड़ी में अच्छा तेल डालेंगे तो गाड़ी का इंजन अच्छा माइलेज देगा, और हमारे इंजन में अगर अच्छा फ्यूल डालेंगे तो हमारा इंजन भी अच्छा माइलेज देगा। तो ये बात हमको भेजे में उतर गई, और जब ये भेजे में उतरी तो हमने मेडिकल का ड्रीम छोड़ दिया। मैंने कहा यार अभी जब हम डॉक्टर बनेंगे तो अभी हमारे शहर में 500 डॉक्टर हैं, जब हम बन के निकलेंगे तो करीब 5,000 हो जाएंगे, और जब हम अपनी संन्यास लेंगे तब 5 लाख होंगे। तो क्या ही फायदा, उन 5 लाख में हमारी गिनती होगी, थोड़ा बहुत पैसा होगा, थोड़ी बहुत रेपुटेशन होगी, पर एक्चुअल काम क्या किया? कुदरत ने जिस काम के लिए आपको बनाया था क्या वो किया या नहीं? बड़ा सवाल। तो जवाब मिला कि नहीं। तो वास्तविकता क्या है? जो कहावत थी ना बुंदेलखंड की, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो सारा जब खान पान से ही रिलेटेड है, सारा काम इंजन में फ्यूल सही डालने से है, तो लोगों को, बीमार लोगों को इलाज करने से बेटर है कि लोगों को बीमारी ना होने दो। तो मैंने कहा यही करना सही रहेगा। तो बस जो है ना खेती बाड़ी का ख्याल आ गया, क्योंकि ये अनाज तो फैक्ट्री में पैदा होता नहीं है। अगर होता तो हम फैक्ट्री खोलते, फिर कि लौकी बनाने की फैक्ट्री खोलते। तो फिर ये अनाज कहाँ पैदा होगा? अच्छा, खेती में। तो फिर खेती करने का मन बनाया। ऐसा कोई ड्रीम नहीं था खेती में आने का, तो ऐसे मन बना हमारा खेती में आने का। और 2007 में हमने PMT क्वालिफाई किया, और उसके लगभग थोड़े दिन के बाद में हमने खेती करने का मन बना लिया। और जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे परिवार के लोगों ने बहुत विरोधाभास किया, जो एक कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कोई का भी, किसान का बच्चा भी अगर कहेगा कि हमें पापा खेती करनी है, तो उसके पापा खेती नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी खेती में 3-4 चीजें नहीं है जो बाकी सभी प्रोफेशन में है। पहली चीज तो रेस्पेक्ट नहीं है, दूसरी चीज पैसा नहीं है, तीसरी चीज ग्लैमर नहीं है कि नहीं है? ये सारी चीज नहीं है, और दुनिया जो है ना इसी चीजों से चल रही है। तो सत्य बात यही है कि ये सारी चीजें नहीं है इसमें, इसलिए हर कोई इसको नहीं करना करके बाकी सारे काम कर लेंगे। भले चाहे विदेश जाके हम किसी की घर में पोछा लगा देंगे,
पर खेती नहीं करेंगे। ऐसे दिमाग में थॉट प्रोसेस बैठ गया। तो इस थॉट प्रोसेस को भी निकालना है, वो तो हम काम कर ही रहे हैं उस पर। बाकी विरोधाभास के साथ में किराए की 10 डिसमिल जमीन लेके हमने काम शुरू किया और फिर संघर्ष का दौर चलता रहा। 3 एकड़ में किया, फिर बढ़ाते रहे। ऐसे करके अभी वर्तमान में 28 एकड़ खेती जगह पे हम खेती करते हैं और लगभग 70 से भी ज़्यादा फसलें हम उगाते हैं, 200 से भी ज़्यादा उत्पाद बनाते हैं और इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी करते हैं और पूरे दुनिया में लगभग 1 लाख एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन को विषमुक्त भी बना दिया। तो ये प्रयास था एक छोटा सा और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी। तो कई फसलों पर प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद एक दिन मन में ख्याल आया कि हमारे प्रयास करने से हम चंद लोगों को ही अच्छा खाना खिला पाएंगे, तो ये प्रयास हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो एक प्रयोग था जो टमाटर की खेती से हमारा सफल हुआ। 32 किलो टमाटर एक पौधे में निकाले हमने और करीब 16 फीट तक उसकी एवरेज हाइट पौधे की गई। तो इस परिणाम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए कि टमाटर का पेड़ देखने चलते हैं, चौरसिया जी के यहाँ पेड़ हुआ है बोले टमाटर का। जैसे कई बार होता ना कि उन्होंने कहा ये चमत्कार हो गया, तो चमत्कार को देखने के लिए लोग आते हैं। तो टमाटर का पौधा ही लोगों ने देखा 2, 3, 4 फीट तक मैक्सिमम, और हमारे यहाँ 16 फीट का था और सीधे हम उसको बम्बू से स्टैंड करके खड़ा करके ले गए। तो वो अपने आप में लोगों के लिए देखने का मतलब वो था, मन था, तो लोग आने लगे देखने के लिए। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी कि इतने सारे लोग जब आ रहे हैं तो हम इनको सलाह देते हैं कि आप करिए ऐसा काम जैसा हमने किया। सलाह हम देते हैं मुफ्त में और आपको मदद भी करते हैं मुफ्त में, लेकिन हमारे पास चूंकि ज़मीन नहीं है, आपके पास ज़मीन है और हमारा ध्येय है कि लोग अच्छा अन्न खाएं, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है जिसके लिए हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। तो लोगों क्या है ना, कई बार भाव नहीं समझते आपका, बहुत समय लगता है लोगों को आपको समझने में। तो हमने समझाना चालू किया। तो लोगों के अंदर एक बीमारी है, तो आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कैंसर है, डायबिटीज़ है, बीपी है, शुगर है और भी कई तरह की बीमारियां हैं। पर ये बीमारियां नहीं है, ये तो कॉमन सी है, नॉर्मल सी है, इनको ठीक किया भी जा सकता है। एक बड़ी बीमारी है, वो क्या है पता है? बहानेबाज। इसको हम बोलते हैं बहानाबाज बीमारी। और ये मैंने अपने 15-17 साल के कैरियर में अनुभव किया। जैसे हम किसी को बोलेंगे ना भाई साहब ये वाला काम करिए, अगर उन्हें करना होगा तो फट से कर देंगे और नहीं करना होगा तो बहाने एक्टिव हो जाएंगे तुरंत। अरे भाई साहब कमर में दर्द है, झुक नहीं सकते, पहला बहाना। अगर उतने में आप नहीं माने तो फिर दूसरा, और उतने में नहीं माने तो तीसरा। तो ऐसे करके बहाने लोगों ने हमारे ऊपर बनाए। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ इस पूरी जर्नी का। तो जब हमने लोगों को कहा कि आप भी ऐसा करिए, तो लोगों ने पता है क्या कहा? बोले आपके खेत पे पानी है, गर्मी में भी आप फसल में पानी दे लेते, हमारे यहाँ बोले जनवरी में ही खत्म हो जाता। फिर हम रात को सोचते थे ये लोग आते क्यों है देखने के लिए, है ना, तारीफ खूब करेंगे। तो हमारे मन में बहुत 4-5 साल के बाद इस बात का जवाब मिला कि ये दुनिया ही ऐसी है। ताजमहल देखने जाती है, फोटो खिंचाती है, पर ये कभी नहीं सोचती कि एक ताजमहल इधर ही राजस्थान में बना लें, एक ताजमहल मुंबई में बना देते हैं तो मुंबई के लोगों को आगरा नहीं भागना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचते लोग, लेकिन आगरा ही जाएंगे, वहीं की फोटो खिंचा के आएंगे। और एक ही ताजमहल बना अभी तक, दूसरा बना ही नहीं। चाहते तो कितने सारे बना देते लोग, है कि नहीं है, लेकिन नहीं बनाया। तो लोग जो है ना आपके काम को तारीफ करते, अप्रिशिएट करते, लेकिन जहन में नहीं उतारते। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और अगर आप उतारने की कोशिश करोगे तो बहाने वाली बीमारी एक्टिव हो जाएगी, जिससे आप कह दोगे कि अच्छा ठीक है भैया आप ना करो। तो लोगों ने क्या बोला, बोले पानी नहीं है हमारे पास। तो हमने नोट डाउन कर लिया। उस समय एज कम थी हमारी, बहुत कम थी, अभी भी कम है पर उस समय बहुत कम थी, 17-18 साल की उम्र थी। हम लोगों को बोलते थे ये करो, तो लोग कहते थे पानी नहीं है हमारे पास। फिर और को बोला तो लोग बोलते हैं तुम्हारा खेत छोटा सा है, 10 डिसमिल में तुमने किया तो बच्चे की तरह पौधे को पाल लिया, हमारा खेत 20 एकड़ का है। तो हम रात को सोचते थे कि काश हमारे पास 20 होता है कि नहीं। जिसके पास है तो वो कह रहा कि ये समस्या है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास भी समस्या है।
तो बस अंतर है सोच का। तो ऐसे बोला। फिर किसी ने बोला कि तुम्हारा खेत शहर के पास में है, हमारा खेत 20-30 किलोमीटर दूर है, आपने जो उगाया वो शहर में बेच लिया, हमारा उगेगा तो हम कहाँ बेचेंगे, ये बहाना था। फिर कई लोगों ने बोला देखो तुम्हारा खेत शहर के बीच में, चारों तरफ घर बने हैं, तुम नहीं जानते नीलगाय क्या होती है, तुम नहीं जानते सुअर क्या होते हैं, तुम नहीं जानते मोर पक्षी क्या होते हैं, है कि नहीं है। तो बोले हमारे यहाँ तो ये जो लाल लाल टमाटर गुच्छे में लगे दिख रहे हैं, इसके पहले फूल लगेगा, फूल के पहले ही पेड़ खा जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, और अगर फूल बन गया तो इल्ली खा जाएगी, अगर फल बन गया तो पक्षी खा जाएगा, और अगर फल बच गया तो चोर चोरी ले जाएंगे। तो मैंने कहा यार पूरा बहाने से भरा पड़ा है संसार, इतने सारे बहाने। तो मैंने एक दिन अध्ययन किया, मैंने कहा अगर ये सारे बहाने हमारे पास होते समस्या के रूप में तो हम क्या करते। 3 साल के बाद फिर रिसर्च की तरफ हमारा दिमाग मूव कर गया। पहले हम शुद्ध रूप से टमाटर, बैगन, मिर्ची उगाने का काम कर रहे थे और लोगों को बढ़िया तरीके से खिला रहे थे अपने खेत से ही। फिर हमारा दिमाग इस तरफ गया कि नहीं, इनके समाधान ढूंढना पड़ेंगे, क्योंकि जवाब तो थे नहीं हमारे पास। किसी ने बोल दिया पानी नहीं है तो क्या करें, तो चुप रह गए, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि क्या होना। तो ऐसे करके फिर हमारा रिसर्च की तरफ जब दिमाग गया, तो कहते हैं ना समस्या ही आविष्कार की जननी होती है। फिर बहुत सारे नवाचार निकले। पहला नवाचार मल्टीलेयर एग्रीकल्चर निकला, और इस पद्धति को तैयार करने के लिए 6-7 साल का समय लगा। और ये इसका ख्याल जो है ना, एक तो हमारे पास जो अपनी समस्या थी वो मेन थी, वो थी ज़मीन ना होना। तो ज़मीन ना होने की प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको ज़मीन पे काम करना हो वो वही समझ सकता है। तो ये समस्या हमारे पास थी। फिर दूसरे किसानों ने हमें बहुत सारी बताई, पानी, खरपतवार, कीड़े, ये वो जानवर, बहुत सारी चीज़ें, तो इनको भी साथ में लिया। मल्टीलेयर खेती का जो ख्याल है वो किसानों की बहुत सारी समस्याएं, और ज़मीन ना होने की अपनी समस्या, और साथ में कि जब हम शहर की तरफ आए पढ़ने के लिए पहली बार, तो हमने देखा कि लोग एक के ऊपर एक घर बना के रह रहे। हमने तो अपना गांव का घर देखा था जिसमें 1000 स्क्वायर फीट में घर, 2000 स्क्वायर फीट का आंगन और 5000 स्क्वायर फीट का बाड़ा होता था। 10,000 स्क्वायर फीट में एक फैमिली आराम से रहती थी। लेकिन जब घर शहर आते हैं, छोटे शहर आओ तो 10,000 स्क्वायर फीट में 50 लोग रह जाएंगे, बड़े शहर आओ तो 500 लोग रह जाएंगे, और अगर 10,000 स्क्वायर फीट मुंबई जैसे शहर में अगर जगह हो तो 500 फैमिली रह जाएगी। तो जगह कम होना, जब जगह कम हुई शहर में तो लोगों ने एक के ऊपर एक घर बना लिए रहने के लिए। तो जब हमारे पास जमीन कम है तो क्या हम एक के ऊपर एक खेती नहीं कर सकते? ऐसे बैकग्राउंड तैयार हुआ दिमाग में। फिर पान की अपनी पैतृक फार्मिंग हमने बचपन से देखी है। बचपन से ही हम पिताजी के साथ जंगल गए हुए हैं, तो जंगल में कुदरती रूप से हमने कई पेड़ पौधों को एक साथ उगते हुए देखा है। तो ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रही थी, और सही उम्र पे और सही दिशा में वो चली गई। ये ईश्वरीय कृपा थी। तो उस समय पे हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक के ऊपर एक फसल उगाने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो प्रयोग किया तो नीचे हमने टमाटर लगाया, ऊपर हमने करेला लगाया। लकीली ये बढ़िया से हो गया। तो जिज्ञासा जाग गई कि और कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करते 5 लेयर तक पहुंच गए। अभी 6वें पर एक्सपेरिमेंट चालू है। तो एक साथ एक ही जमीन पर 4 से 5 क्रॉप उगा सकते हैं। अब इसका पूरा जो वैज्ञानिक तथ्य है वो कुछ आपको स्लाइड्स में, और कुछ आपको थ्योरी में, और कुछ आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। ठीक है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है ढांचे का डिजाइन, यानी कि स्ट्रक्चर का डिजाइन और फसलों का कॉम्बिनेशन। ये इस पद्धति का मूल सिद्धांत है। माने कि कौन सी फसल कहाँ उगेगी, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर 4 लोग हैं, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण से। अगर यहाँ पर 4 लोग हैं और 1000 स्क्वायर फीट जमीन है, और सबने कहा कि हमको जमीन चाहिए, डिमांड है सबकी 1-1,000, तो आप बताइए 4 लोगों में 1000 स्क्वायर फीट जमीन 1-1,000 कैसे बढ़ जाएगी, है ना? तो 4 मंजिल आप बना दीजिए, तो एक को नीचे का फ्लोर दे दीजिए, एक को बीच का दे दीजिए, एक को ऊपर का, एक को सबसे ऊपर का, तो चारों लोगों के लिए 1-1,000 मिल जाएगी।
ये करने के लिए आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर प्लान किया, ढांचा डिजाइन किया, ठीक है, जिसको आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमने भी 4 फसलों को हम अलग अलग फ्लोर पर कैसे उगाएंगे उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्लान किया, एक ढांचा प्लान किया, वो हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे बनाना। दूसरा, फसलों का कॉम्बिनेशन, कि कौन सा क्रॉप किसके साथ रह सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के मूल सिद्धांत से लिया गया है, ना कि किसी किताब से और ना ही हमने अपने दिमाग से लिया। ये प्रकृति के मूल सिद्धांत से उठाया। जब हम जंगल गए तो हमने देखा कि बहुत सारी वनस्पतियां एक साथ में उग रही हैं। फिर दिमाग गया कि इन सारी वनस्पतियों को कोई खाद नहीं दिया जा रहा है, इन सारी वनस्पतियों को कोई दवाई नहीं दी जा रही है, सारी वनस्पतियों को कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, और इवन यहां तक कोई आ भी नहीं रहा है, तब भी ये सुखद तरीके से, स्वस्थ तरीके से चारों पांचों चीजें एक जगह पर हो रही हैं। जमीन पर देखो तो घास उग रही है, जमीन के थोड़े ऊपर नजर मारो तो झाड़ियां उग रही हैं, उसके और ऊपर नजर मारो तो पेड़ दिख रहे हैं, उसके और ऊपर नजर मारो तो बड़े बट वृक्ष दिख रहे हैं। और ये चारों लोग एक साथ एक ही जमीन पर कैसे हैं, हाउ टू पॉसिबल, कैसे संभव है? जब सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा। तो जब हमने अपने आप से सवाल किया तो जवाब ये मिला कि कुदरत ने इस संसार को चलाने के लिए कुछ मूल सिद्धांत बनाए। उन मूल सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है जो ये कहता है कि एक प्राणी का वेस्ट दूसरे प्राणी का फूड है। और जब हम इस विज्ञान को समझने अंदर जाते हैं तो कई किताबें लिख सकते हैं आप इसके ऊपर, लेकिन मोटा मोटा तरीके से समझिए कि इस कुदरत की डिजाइनिंग में इतना बड़ा विश्व है और इतने सारे लोग हैं, हम सब इंसान की प्रजातियों के अलावा भी इस संसार में जीने वाले कितने प्राणी हैं जिनकी स्पीसीजों के हमें नाम नहीं पता और जिनकी गिनती भी नहीं पता, और वो सब भोजन के लिए कोई हाहाकार नहीं मचाते, सुबह से हल्ला नहीं मचाते, शोर नहीं करते, व्यवस्थित तरीके से सबको फूड की व्यवस्था इस संसार में हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? तो कुदरत ने जब संसार बनाया तो क्या किया उन्होंने कि एक प्राणी का जो वेस्ट है वो दूसरे प्राणी का फूड बना दिया। तो क्या होगा, 1 लाख करोड़ जीव अगर वेस्ट करेंगे तो 1 लाख करोड़ जीवों का भोजन रेडी हो गया, ठीक है। अब फिर वो खाना खाएंगे, फिर वो वेस्ट करेंगे तो अगले के लिए हो गया 1 लाख के लिए तैयार। तो ऐसी व्यवस्था कुदरत ने बनाई, और जब आप इस पे स्टडी करोगे तो ये मिलेगा आपको प्रमाणिक रूप से। इस पे लंबी चर्चा नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विषय है, इस पे 2 ही दिन इस पे ही लग जाएंगे आपको समझाने में, इतनी लाइन पे। तो ये है, ठीक है। अब अगर ये है तो ये हर जगह लागू होगा, फिर पेड़ पौधे और वनस्पतियों में भी लागू होगा। तो पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी ये विज्ञान लागू होता है कि एक पौधा, हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही है कि नहीं है? जब फोटोसिंथेसिस करके पौधा भोजन स्वयं बना रहा है, भोजन बना रहा है, तो वो खा भी रहा होगा। और अगर वो खा रहा है तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो फूड ले और वेस्ट ना करे। कोई भी वनस्पति और जीवों में कोई भी प्राणी नहीं है पूरे संसार में कि जो खाए और वेस्ट ना करे। तो अगर पौधे ने भोजन बनाया तो खाया, और अगर खाया तो फिर निकाला, और अगर निकाला तो फिर वो अगला किसका भोजन है? फिर बात आ रहा ना समझ में? वो किसी का तो है पर हमें नहीं पता कि किसका है। तो आप जंगल में जाके जब देखोगे, आप उस पर शोध करोगे तो अध्ययन से आपको पता चलेगा कि ये घास इस पेड़ के नीचे अच्छे से उग रही है, इसका मतलब ये है कि इसका जो वेस्ट है वो इसको फूड के रूप में मिल रहा है, तभी ये इसके साथ में इसका बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। तो यही विज्ञान जो है ना, हमने अपने पेड़ पौधों और फसलों पर अप्लाई किया, और हमने एक के साथ दूसरे को लगा लगा के एक्सपेरिमेंट किए। 17 साल हो गए हमको एक्सपेरिमेंट करते हुए, 4700 एक्सपेरिमेंट अभी तक किए, 4700 प्लस एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें से 370 मॉडल ही हम निकाल पाए। उसमें से माने 4700 में से 370 ही कॉम्बिनेशन निकाल पाए कि इन 370 को एक साथ लगाओगे तो यही बढ़िया होंगे, क्योंकि इनका इंटररिलेट माने रिलेशंस है, एक दूसरे से इनकी भोजन की आपूर्ति हो रही है। और इस विज्ञान से हमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने इस संसार को ऐसे बनाया है कि आपके इंटेलिजेंसी की उसको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुदरत अपने आप में एक इतना बड़ा एम्पायर और इतना बड़ा इंटेलिजेंसी है कि उसके आगे हमारी इंटेलिजेंसी चींटी के बार के बराबर भी नहीं है।
हाँ, पर हम अपने आप को कुछ भी समझ लें, ये हमारा जो भी कह लो शब्द आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। सो कुल मिला के हमको उस इंटेलिजेंसी को यूज करना है कि नहीं है? जैसे करंट को हम यूज करते हैं और पंखे, बल्ब और दुनिया को रोशन करते हैं, वैसे ही हमें उस इंटेलिजेंसी को यूज करना है। तो उसी इंटेलिजेंसी को हमने यूज किया, एक के साथ दूसरे को लगा के देखा, चेक किया, तो कुछ कॉम्बिनेशन सफल हुए। तो इस पूरी पद्धति का जो मूल सिद्धांत है वो स्ट्रक्चर का डिजाइन है। किस क्रॉप को हम कहाँ फैलाएंगे, किसको फर्स्ट फ्लोर देंगे, किसको सेकंड देंगे और किसको थर्ड और फोर्थ फ्लोर देंगे, और किसको एक साथ लगाएंगे, क्योंकि जड़ें तो सबकी जमीन में ही होगी। तो जमीन में जड़ें एक साथ फाइटिंग ना करें, वो पूरा स्टडी करके इसको हमने तैयार किया, इस कॉन्सेप्ट को। और इस पर अभी वर्तमान में कई यूनिवर्सिटियां शोध कार्य कर रही हैं परमिशन लेके, और इसको प्रेसिडेंट से लेके, वाइस प्रेसिडेंट से लेके, प्राइम मिनिस्टर से लेके, और दुनिया के कई देशों ने इस मॉडल को अप्रिशिएट किया। और भारत में जो है ना, सागर की भूमि पर 28 देशों के लोग इस पद्धति को देखने और सीखने के लिए आए। ये बड़े गौरव की बात है हमारे भारत के लिए, क्योंकि हम सब लोग जो है ना विदेश जाते हैं खेती को सीखने के लिए, और ये बहुत बड़ी, इसको शब्द बोल रहा हूं मैं, आपको अन्यथा में नहीं लगना चाहिए, ये नाक नीची करने वाली बात है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, हमें पूरे विश्व को दिखाना और सिखाना चाहिए खेती कैसे होती है। जबकि हम यूरोप भागते हैं, हम इजराइल भागते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास मिट्टी नहीं है, उन लोगों के टेक्नोलॉजी को देखने के लिए जाते हैं। और हमारे पास मिट्टी है, पानी है, जलवायु है, लोग हैं, साधन है, संसाधन है, सब कुछ है, और हम वहां जाते हैं देखने के लिए। तो ये थोड़ा सा नाक नीचे करने वाली बात है, तो ये हमको चुभती है, इसलिए हम कहीं पर आज तक नहीं गए, लोगों को लेकिन अपन ने बुला लिया। तो ये अब थोड़ा फील होता है कि हाँ ठीक है, ट्रैक पे है गाड़ी। सो इस तरीके से, और हमें विदेशों में भी लोग बुलाते हैं, अच्छा लगता है कि भारत का कोई व्यक्ति जो है विदेश में खेती सिखाने के लिए जा रहा है, तो इससे नाक ऊंची होती है। तो बस उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मल्टीलेयर खेती एक इन्वेंशन हुआ, फिर इसके बाद आगे बढ़े, पूरे देश का भ्रमण करने का मौका मिला, तो कई जगहों पर देखा कि पानी की वाकई में दिक्कत है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि इस सदी में पानी का जितना उपयोग हो रहा है उतना दुरुपयोग भी हो रहा है, और पानी का समूचा प्रबंधन जो था वो हमने डैमेज कर दिया, जो पूर्वजों के द्वारा हमें मिला था। गांव में पोखर होती थी, तालाब होते थे, बावड़ियां होती थी, नदियां होती थी, और फिर उसके बाद कुएं होते थे। बोरवेल तो कोई करता ही नहीं था पहले। तो ये 3-4 माध्यम होते थे। पहले पानी गिरता था तो गांव का पानी गांव की पोखर में रहता था, उससे ओवरफ्लो हो गया तो गांव के तालाब में रहता था, उससे ओवरफ्लो हो गया तो फिर नदी में जाता था, और फिर नदी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर फिर हमारे कुओं में आ जाता था। ये सिस्टम था। लेकिन क्या हुआ, पोखर पूरी खत्म कर दी लोगों ने, अतिक्रमण करके घर बना लिए। तालाबों पर जो है ना क्रिकेट के मैदान बन गए, वहां पर अब मैच होता है, प्लेग्राउंड बन गया। और नदियों का क्या हाल है वो हम सब जानते ही हैं। अब हम आ गए कुएं, ग्राउंड वाटर पे, रिजर्व मनी पर, रिजर्व पर हमने हाथ डाला तो कुओं में इतने कुएं कर डाले हमने, फिर आ गए बोरवेल पे, क्योंकि कुएं का हम बहुत मैक्सिमम तो 100 फीट तक ले जा सकते हैं, लेकिन बोरवेल 500, 1000, 2000 तक ले जा सकते हैं। तो हमने बोरवेल करना चालू किया और इस धरती को छल्ली छल्ली कर दिया। और मैं आपको बता दूं, जितना पानी कुदरत ने इस मानव जाति को बचाने के लिए रिजर्व रखा था, उस पानी को हमने पूरा उठा के बाहर निकाल दिया, दुरुपयोग कर दिया। और फिर दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि जमीन पर कंक्रीट बिछाने में लगे हुए हैं, सड़क बनाने में लगे हुए हैं, प्लेग्राउंड बनाने में लगे हुए हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं, और फिर पीछे से हम जहर डाल के प्रकृति के वो सारे जीवों को भी मारने में लगे हैं जो कहीं ना कहीं पानी को रिचार्ज करने की भूमिका में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे मनुष्य जाति ही अपना रोल प्ले कर रही है, इस पूरी अव्यवस्था के केंद्र में कारण बनी हुई है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रसायन जो हम डाल रहे हैं मिट्टी में, उससे मिट्टी हार्ड हो रही है, मिट्टी के जीवाणु खत्म हो रहे हैं, और बैक्टीरिया जब मिट्टी के खत्म होते हैं या केंचुए खत्म होते हैं तो पानी को नीचे ले जाने का जो कार्य होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। जब धरती पर पानी की बूंद गिरती है तो खेतों से निकल के नालियों में, नाली से निकल के नालों में, नालों से निकल कर तालाबों में, नदियों में, और नदियों से निकल के फिर गांव में घुस के घरों को बहा के तबाही करके, और फिर जाके जनवरी में जिस जगह पे बाढ़ आती उसी जगह पे सूखा पड़ता है।
ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है और ये हमारी आधुनिक विकास का परिणाम है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें करेक्शन करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। हमें कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ करना ही तो था नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं था, तो व्यवस्था बढ़िया से चलती। आपने उंगली की तो व्यवस्था गड़बड़ हुई। अब आपको केवल इतना करना है कि जितनी उंगली की है उतना सुधार दो और बाकी छोड़ दो, फिर अपने आप व्यवस्था चलने लग जाएगी। ये सच्चाई है, जहां हम उंगली करते हैं वहीं व्यवस्था गड़बड़ होती है। ठीक है, तो खैर, तो इसलिए पानी के मुद्दे पर काम करना चालू किया और इसको बहुत डीपली समझा, बहुत डीप में जाके इस विषय को पहले समझा कि ये कैसे पॉसिबल है और इसे हम लोगों को कैसे समझाएं, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए सहज सरल भाषा चाहिए और कार्यवाही प्रणाली भी सहज चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई जापान से टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगा तो भारत के 90% किसान बोलेंगे हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जापान की टेक्नोलॉजी में मोटे पैसे देने पड़ेंगे ना, और किसान के पास अभी भारत में इतनी हैसियत नहीं है कि वो पैसे पानी को रिचार्ज करने के लिए इतना खर्चे कि जितने की बेचारी की जमीन हो। सही है कि नहीं? तो दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत है, पर हमें चाहिए हमारे हिसाब की। सही है कि नहीं है? तो हमने इस पर बहुत अध्ययन करके 3 विधियां तैयार की और 3 विधियों से हम पानी को रिचार्ज करते हैं। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से फोटो से दिखाऊंगा तो वो क्लियर होगी पिक्चर कि अच्छा ऐसे 3 विधियों से, हर विधि से 10 लाख लीटर पानी रिचार्ज करते हैं। 3 विधि से 30 से 40 लाख लीटर पानी प्रति एकड़ प्रति वर्ष रिचार्ज करते हैं। और उसका परिणाम यह है कि जहां पर हम अभी खेती करते हैं वो पूरा पहाड़ चट्टानों से घिरा हुआ खेत है और वहां पर गर्मी के समय में संभव ही नहीं है पानी होना। जब हम उस फार्म पे आए थे तो केवल पीने के लिए 3 ड्रम पानी निकलता था। 3 ड्रम माने कि 60-70 लीटर के आसपास, बस इतना पानी निकलता था, बोर बंद हो जाता था। फिर वो 10-15 मिनट में फिर वो 60-70 लीटर पानी निकालेगा। तो उस स्थिति में वो हमने फार्म टेक ओवर किया और लगातार 10 साल के संघर्ष के बाद में मैंने देखा वहां पर हम गर्मी के टाइम पे 5 एकड़ में खेती करते हैं, 5 एकड़ में गर्मी के टाइम पे, और बाकी के टाइम पे तो छोड़ दीजिए, पूरे में करते हैं 16 एकड़ में। 7,500 पेड़ मेंटेन करते हैं, गौशाला मेंटेन करते हैं और साथ में जितने भी लोग सीखने के लिए आते हैं उनका रेसिडेंशियल अरेंजमेंट, उनका नहाने धोने किचन का पानी अरेंजमेंट 5 से 10 हजार लीटर पर डे वो होता है। इतना मेंटेन हम कर पा रहे हैं इन विधियों के माध्यम से। तो ये प्रैक्टिकली संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत सरल और सहज विधियां हैं। इसमें चबन्नी का खर्चा नहीं, चबन्नी का भी नहीं। खाली हम आपको फोटो दिखा देंगे तो आप ही कहोगे अरे ये इतना सा, ये तो हम कर लेंगे। तो सहज है, सरल है, इंप्लीमेंटेड है, माने आप उसे कर सकते हैं। फिर तीसरी विधि पर हमारा ध्यान गया, हमने देखा लोग जो है ना काम कर रहे हैं खेती में, उत्पादन बढ़ाओ और किसान की आय बढ़ाओ। ठीक है, इस मुद्दे पर पूरे भारत में काम हो रहा है। सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि उत्पादन बढ़ा के किसानों की आय बढ़ाई जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल अपने आप से कर लीजिए, आप भी कर लीजिए कि उत्पादन बढ़ा के अभी तक हमने किसानों की आय को कितना बढ़ाया? तो केंद्र में आपको जवाब यही मिलेगा कि उत्पादन बेशक बढ़ाया लेकिन आय नहीं बढ़ाई हमने। उत्पादन के साथ साथ समय बढ़ा, समय के साथ हमारे खर्चे भी बढ़े, खेती के भी और आवश्यकता के भी खर्चे बढ़े। तो कुल मिला के खेती वही की वही है जहां हमने 70 साल पहले करना शुरू किया था। हरित क्रांति जब देश में आई थी तो बड़ी उम्मीद किसानों के बीच में जागी, यूरिया और डीएपी डालेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी। लोगों ने बढ़ाई भी, लेकिन उस उत्पादकता का दुष्परिणाम बहुत ज्यादा मात्रा में इतना निकल के आया कि हम सभी लोगों ने स्कूल कॉलेज से ज्यादा हॉस्पिटल बना डाले। जो उम्र हमारी 200 नहीं तो 150 साल थी, वो उम्र कहीं हमने 40-50 साल में ही खत्म कर दी। और जिंदगी का मजा तो हम ले ही नहीं पाते। आधे लोग तो बीमारी पैदा होते हैं, कई लोग तो पैदा ही नहीं हो रहे, और हो गए जबरदस्ती तो बेचारे वेंटिलेटर पे चले जाते आके। ये हाल है नए बच्चों का। तो जो बच्चा आके वेंटिलेटर पे जाएगा वो फावड़ा क्या चलाएगा? उसे तो खुद सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ रही है। तो आप समझिए हम कहां जा रहे हैं, सोचना पड़ेगा आपको गंभीरता से इस विषय पे। तो रासायनिक खेती इसके केंद्र में है और ये इस पे जब हम अध्ययन करें तो बोले रसायन छोड़ देंगे तो फिर उत्पादकता नहीं आएगी, तो इस पक्ष को भी देखना आपको। तो हमने इस पे बहुत शोध अध्ययन किया और हमने एक विज्ञान पाया, वो विज्ञान आपके साथ में साझा करते हैं। विज्ञान ये है कि कोई भी उत्पादकता बिना खाना खाए नहीं आएगी।
पहले उदाहरण अपने ऊपर लागू करते हैं। आप जब भोजन करते हैं तो यही स्थूल शरीर में ताकत आती है, फिर जाके आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। ये सच है कि नहीं है? बिना खाना खाए तो हम पसीना नहीं बहा सकते ना। हमको अपनी ताकत बाहर निकालने के लिए पहले ताकत फ्यूल डालना पड़ेगा। यानी कि कुदरत का वो लेन देन का सिस्टम है ना, दोगे तो मिलेगा, इसको दोगे तो मिलेगा। तो वैसे ही जो है ना पेड़ पौधों के साथ में भी है, उनको दोगे तो वो आपको देंगे। ठीक है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, रासायनिक खाद जो हम मिट्टी में डाल रहे हैं उसके बदले में हमें जैविक खाद डालने हैं। फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये खड़ा किया कि साहब जैविक खादों में वो ताकत नहीं है और जैविक खादों में वो उत्पादकता नहीं है। हम गोबर की खाद डालते हैं डीएपी के बराबर, तो उत्पादकता नहीं आती है। तो हम इस पे बहुत गहराई वाले साइंस पर गए और हमने पाया कि मिट्टी की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता हम रासायनिक खादों से पूर्ति करते हैं। अगर हमें प्राकृतिक खेती में परिणाम चाहिए है तो प्राकृतिक तरीके से वो आवश्यकता आप पूर्ति कर दो जो रसायन से आप करते हैं। अगर ये आप कर देंगे तो निश्चित तौर पे उत्पादकता घटने की बजाय वहां से बढ़ना चालू होगी। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक भ्रम है हमारे देश में, और ये इसको भ्रम कह सकते हैं या अज्ञानता कह सकते हैं, कि लोग जब प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो वो रसायन बंद कर देते हैं और या तो गोबर की खाद डालते हैं या एक दो खाद जीवामृत जैसे कोई एक दो खाद डालते हैं, जो भी है लोकल लेवल पे। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी को उतना पोषण नहीं मिल पाता, उतने तत्व नहीं मिल पाते जितने तत्व उसको रसायन से मिल रहे थे। तो जब तक उसको वो तत्व नहीं मिलेंगे तब तक वो उत्पादकता आपको नहीं देगा। तो हमें चाहिए पौधों को रासायनिक खादों के प्राकृतिक विकल्प दें हम। ठीक है, जितनी मात्रा में रसायन से हम पौधे को भोजन दे रहे हैं, जो जो तत्व की पूर्ति कर रहे हैं, वही तत्वों की पूर्ति हमें जैविक व्यवस्था से करनी होगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया। 9 साल हमको लगे। 4 हमने खाद के फार्मूले तैयार किए। उन फार्मूलों से हम जैविक डीएपी बनाते हैं, जैविक यूरिया बनाते हैं, जैविक पोटास बनाते हैं और जैविक सूक्ष्म पोषक तत्व बनाते हैं। ये फार्मूले इन 3 दिनों के अंदर हम आपको सिखाएंगे, इनके इंग्रेडिएंट बताएंगे, इनके कच्चे माल आपके खेत पर उपलब्ध हैं, बस हमें अज्ञानता है, पता नहीं है। और वो फार्मूला जब आप बना के जब मिट्टी को आप उतनी मात्रा में दोगे तो जितनी मात्रा से फास्फोरस उसको डीएपी से मिलता था उतनी मात्रा में आप जैविक डीएपी से फास्फोरस देंगे तो मिट्टी को तो जो है ना मजा आ जाएगा। क्योंकि आप अभी रसायन की 4 रोटी खा के 10 घंटे काम कर रहे थे, जब आपको जैविक की 4 रोटी मिलेगी तो शायद आप 11 घंटे काम करोगे, 9 तो नहीं करोगे। सही है कि नहीं है? क्योंकि अब आपको अपनी प्रकृति का भोजन मिलने लगा। अभी तो आपकी प्रकृति के विपरीत भोजन मिल रहा था। कोई भी मिट्टी, कोई भी खेत नहीं चाहता कि हमको डीएपी मिले खाने में, लेकिन हम देते हैं जबरदस्ती, है ना। तो अप्राकृतिक तरीके से हम मिट्टी को भोजन देते हैं और उसका पोषण करते हैं, ये गलत है। तो ऐसे करके हमने सभी रासायनिक खादों के जैविक विकल्प बनाए। इसके आगे बढ़े तो फिर देखा कि लोग उत्पादकता बढ़ा के आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा उत्पादकता बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, और पीछे से खर्चे की कोई बात नहीं करता कि उत्पादकता बढ़ी, आय बढ़ी और खर्चे भी बढ़े, ऐसे कोई नहीं बोलता। बोलते हैं आय बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी। आंकड़े क्या बोले जाते हैं? उत्पादकता बढ़ाई। सही है कि नहीं है? जब अवार्ड दिया जाता है ना किसी भी बड़े, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बड़े लेवल पे, तो यही बोला जाता है इन्होंने इतना प्रोडक्शन किया। ये नहीं बताया जाता इन्होंने खर्चा कितना किया। सही है कि नहीं है? खर्चा कितना किया, भले चाहे लोन लेके किया हो, जमीन उसकी केसीसी कार्ड में रखी हुई है बैंक में, और ये सच्चाई है। भारत के 90% लोगों की जमीनें बैंकों के पास हैं, ये सच्चाई है। अब आप भले दुनिया के अवार्ड जीत के आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ना, सच्चाई का सामना एक दिन तो करना ही पड़ेगा ना आपको, पर्दा कितना ही डाल लो आप। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस बात से हमें समझदारी दिखाते हुए काम करने की आवश्यकता है कि उत्पादकता बढ़ाने से कितनी आय बढ़ाई हमने, ठीक है कि नहीं।
अच्छा, दूसरी बात, क्या उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है? पहले ये सवाल कर लो अपने आप से। तो अगर हमसे करोगे तो हम अपने 17 सालों के अध्ययन के अनुसार ये कहेंगे कि उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। ये अटल सत्य है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये कुदरत का अध्ययन करने के बाद स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, और ये बहुत खतरनाक सत्य है। उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। अब आपको इसको क्लियर कर देता हूं क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हर एक जिंदा प्राणी यानी कि लिविंग बॉडी की कार्य क्षमता निश्चित की है कुदरत ने, और उस सिद्धांत के अनुसार हम उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकते। अब आप कहोगे कि नहीं साहब बढ़ी है, पहले तो लोग 5 बोरा पैदा करते थे, फिर हरित क्रांति आई तो 10 करने लगे, 15 करने लगे, तो ये क्या है? फिर 5 से 15 हुआ, ये क्या है? ये वो इंजेक्शन है जो किसी व्यक्ति को देने के बाद वो भी नशे में 2-4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर देता, ये वो इंजेक्शन है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने कई नशेड़ियों को देखा होगा, शराबियों को, अगर उनको आप शराब पिला दो तो वो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब वो क्यों करते हैं? नशा होता है उनको, ठीक है। अच्छा, ये सात्विक तरीके से भी होता है, हम लोग सेवा में भी करते हैं ये, लेकिन वो असात्विक तरीके से होता है। अब जैसे घर में आपके यहाँ होती है, सबके यहाँ हुई होगी, कभी शादी हुई हो, कोई ऐसा फंक्शन हुआ हो जिसमें आपको दिन रात लग के काम करना पड़ा हो, तो आप लगातार, जैसे किसी की यहाँ मैरिज होती ना, तो 4-5 दिन पता ही नहीं रहता, दिन रात लगे रहते हैं, होता है ना। माने आपका रूटीन है 8 घंटे काम करने का, लेकिन घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आप 10, 15, 12, 14, 20 घंटे काम कर ले जाते हैं। लेकिन जब काम हो जाता है तो आपको पता है आप कहाँ मिलते हो? कहीं भी एक कोने में डले रहते हो, भाई साहब चाय पी लो, नहीं, खाना खा लो, नहीं। सही है कि नहीं है? यानी कि इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये सीखने की जरूरत है कि अगर ये बात हम बोल रहे हैं कि कुदरत ने हर जिंदा प्राणी की कार्य क्षमता निश्चित की है, आपके शरीर की कार्य क्षमता निश्चित है, उससे ज्यादा ओवरलोड लोगे तो वो रिकवर करेगी। ये सिद्धांतिक पक्ष है और ये प्रामाणिक है। जब आप ज्यादा अपने शरीर से काम लेते हो तो वो क्या करती है? रेस्ट मांगती है, फिर रिकवरी मांगती है। सही है कि नहीं है? सही है। अब यही एग्जाम्पल आप उठा के रख लो हरित क्रांति और हमारी भारतीय कृषि व्यवस्था के सामने, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हरित क्रांति जब आई देश में, लोगों ने थोड़ा डाला, प्रोडक्शन बढ़ा, थोड़ा और डाला, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और डाला, थोड़ा और बढ़ गया। तो अभी बहुत ज्यादा डालने पे बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा? बड़ा सवाल खड़ा है ना। आप देखिए, पहले हरित क्रांति जब देश में आई, अभी 1975 का एक उदाहरण बता रहा हूं, उस समय की तात्कालिक सरकार ने एक एग्जाम्पल, एक प्रोत्साहन के लिए गोल्ड मेडल की प्रतियोगिता आयोजित की कि जो मैक्सिकन गेहूं और यूरिया डीएपी से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता 1975 की, आप गूगल में सर्च कर लेना। इसमें भारत के बहुत सारे किसानों ने प्रतिभाग लिया और उसमें से 3 किसानों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोल्ड मेडल दिया। थर्ड गोल्ड मेडल जीतने वाले किसान हमारे सागर के और हमारी समिति में है, हमारे संस्थान में। उन्होंने हमें ये किस्सा बताया, बोले 1975 में जब लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी के साधन नहीं थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसा और मोबाइल नहीं था, उस समय यूरिया डीएपी डाल के हमने 47 कुंटल 100 ग्राम गेहूं पैदा किया 1 एकड़ में। और आज हमारे पास 4 ट्रैक्टर हैं, जेब में पैसे हैं, 4 मोबाइल हैं, और उसके बाद जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र पास में है, यूनिवर्सिटी है, खाद है, बीज है, टेक्निकली नॉलेज है, उपज है 17 कुंटल 1 एकड़ की। तो ये उदाहरण क्या समझाता आपको? अगर रसायन डालने से उत्पादकता बढ़ी तो 47 तो हमने निकाल लिया था 1975 में, और 50 साल हो गए आज, तो अभी 47 से 147 पे नहीं आना था? बताइए आप।
आ जाते ना, तो 47 से फिर 25 और फिर 20 और फिर 17 और फिर 12 और फिर 8, ये घट क्यों रहे? क्योंकि मिट्टी अब थक चुकी है। मिट्टी को जो आपने नशा दिया, अब वो नशा उतर रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उतरते उतरते ये जीरो पे पहुंच जाएगा। तो ये गंभीरता से, हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको सोचने समझने की क्षमता दी है। सारे उदाहरण, सारे प्रैक्टिसेस, सारी विधाएं सामने रख के अध्ययन करो, आपको जवाब मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। और प्रैक्टिकली आप मनुष्य के ऊपर हर चीज सोच के देखिए, क्योंकि हम जैसे जिंदा प्राणी हैं, वैसे ही मिट्टी भी जिंदा प्राणी है, वो भी हमारे जैसा कार्य करती है। उसको भी सोना चाहिए, उसको भी उठना जागना सब कुछ चाहिए, और उसकी भी अपनी कार्य क्षमताएं हैं। जैसे हम खाते पीते हैं और वेस्ट करते हैं, वैसे वो भी करती है। सब कुछ हमारे जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है कलाओं का और विधाओं का, ठीक है। बाकी सारी प्रकृति की व्यवस्था लगभग एक जैसी है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उत्पादकता बढ़ाने से हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ती तो 70 सालों में बढ़ चुकी होती। हम बैंकों को कर्ज देने लगते, बैंक हमें कर्ज नहीं देते। एक लाइन में समझने के लिए, नंबर 2, उत्पादकता बढ़ेगी ही नहीं, ये मूल सिद्धांत है। ये आपका भ्रम मात्र है कि यूरिया डीएपी डालने से उत्पादकता बढ़ती है, ये भ्रम है। जिस दिन टूट जाएगा उस दिन आपको सत्य पता चलेगा। तो जब तक नहीं टूटा तो भ्रम में आप जी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सही बात बोल चुका हूं कि प्रकृति का मूल सिद्धांत है कार्य क्षमता निश्चित कुदरत ने की है, उसी कार्य क्षमता से मिट्टी अपनी उत्पादकता देगी। हाँ, आप उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ये तपोभूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, और तपोभूमि में हमारे जो विचारों में जो विकृतियां आई हैं, इन विकृतियों को हम क्लीन करते हैं। और जब विकृतियां क्लीन होती हैं तो हमारा माइलेज बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। और माइलेज मुझे लगता बढ़ता नहीं है, माइलेज उतना था, लेकिन विकृतियों के कारण हमने उसको खत्म कर दिया, जंग लगा दी अपने उस पर। और वो जंग यहाँ पे साफ होती है, और जब साफ होती है तो आप 8 की जगह 12 घंटे काम करने की क्षमता आ जाती है। तो आप हमसे फिर नहीं कहना कि साहब हम 8 घंटे की वर्किंग पे थे और 12 पे आ गए। तो वो जो गंदगी साफ हो गई ना, इसलिए 12 पे आ गया, ठीक है। तो वो आपकी कार्य क्षमता है। ऐसी मिट्टी का भी है, गंदगी हटा दो, ये यूरिया डीएपी और ये सब रसायन फसाइन, गंदगी हटाओगे, अपने आप कार्य क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, अपने आप उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस विषय पे हम बाद में बात करते हैं। केंद्र में होगा हमारा आय बढ़ाना। उत्पादकता केंद्र में मत रखो, केंद्र में आय होना चाहिए। क्लियर हो रहा ना? और जब हम केंद्र में आय बढ़ाना रखेंगे तो आय बढ़ाना चाहिए, वो कैसे भी बढ़े साहब, सही है कि नहीं है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम खर्चे बढ़ा डालते हैं, तो फिर फायदा क्या? आय बढ़ा ली और खर्चे बढ़ा लिए, तो वो तो सब बैलेंस हो जाता है, रफा दफा हो जाता है। तो इसके लिए हमने बहुत शोध अध्ययन किया, और हम फिर जब कृषि व्यवस्था पर गए, पूरी अर्थव्यवस्था समझे, तो खाद, बीज और दवाई, 3 चीजें बड़े केंद्र में मिली। ये लागत का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे देश की कृषि का, खाद, बीज और दवाई। ये 3 हिस्सा 70% लागत होती है इनमें। माने खेती की जो ओवरऑल लागत है उसका 70% हिस्सा तो खाद, बीज और दवाई है ना। किसान को खाद चाहिए, बाजार में खड़ा, दवाई चाहिए, बाजार में खड़ा, बीज चाहिए, बाजार में खड़ा। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है बीज और खाद और दवाइयों का। तो मैं आपको बता दूं, इस पे हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया, तब पाया कि सबसे पहले नंबर हमें अपने बीज तैयार करना पड़ेंगे। जो हम रासायनिक और हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं हम खेती में, उनको हटा के और हमें जैविक बीजों को लाना पड़ेगा, अपने प्राकृतिक देसी बीजों को खोजना पड़ेगा, और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल हैं। और इन बीजों से जो हम उत्पादकता तैयार करेंगे, इससे हम खुद के बीज भी बना सकते हैं, और हम अपनी लागत को भी धीरे धीरे खेती में कम कर सकते हैं। तो इस पर हमने फिर इनिशिएटिव लिया। 2014 में हमने बीजों को खोजना चालू किया, और अब तक लगभग 200 से भी ज्यादा स्पीसीज के इंडिजिनियस वैरायटी के बीज का हमने बीज बैंक बनाया, और लगभग हर साल 10,000 से भी ज्यादा किसानों को ये बीज हम देते हैं, और साथ साथ में उन्हें बीज बनाने की कला भी सिखाते हैं कि ये कला से आपके बीज हाइब्रिड से ज्यादा गुणवत्ता के बनेंगे। तो अभी हम सबके बीच में एक भ्रांति है कि देसी बीजों में उत्पादकता नहीं होती, हाइब्रिड में होती है। तो इस भ्रम का भी उत्तर
हम आपके पास लेके आए हैं, उसका समाधान लेके आए हैं, वो हम सत्र में आपको एक्सप्लेन करेंगे, हमसे शांति के साथ बताएंगे। तो फिर इसके बाद हमने जो है ना जैव विविधता पर काम किया, क्योंकि अगर खेती को बहुत आप गहराई से समझोगे तो जैव विविधता खेती का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैव विविधता का मतलब होता है बहुत सारे जीवों को रहने की व्यवस्था, और जैव विविधता जब तक आपके खेती में नहीं है तब तक आपकी खेती अधूरी है। अब जैव विविधता का मीनिंग क्या है? गाय उसका हिस्सा है, पक्षी उसका हिस्सा है, पेड़ पौधे उसका हिस्सा है, बैक्टीरिया वायरस उसके हिस्सा है, चिड़िया उसका हिस्सा है, मधुमक्खी उसका हिस्सा है, भौरे उसका हिस्सा है। तो ये सारे जीव क्या हैं? एक कंपनी की तरह हैं, कंपनी के वर्कर की तरह। जैसे आप एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में क्या क्या चाहिए? पहले तो गेट पे गार्ड चाहिए, फिर उसके बाद मैनेजर चाहिए, फिर उसके बाद डायरेक्टर चाहिए, फिर उसके बाद सेल्समैन चाहिए, फिर उसके बाद स्किल लेबर चाहिए, अनस्किल लेबर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। ये सारे अलग अलग स्किल के लोग मिलके कंपनी बनती है, सही है कि नहीं है? और इनमें से अगर एक भी एब्सेंट हो तो कंपनी क्या होगी? डुगमग हो जाएगी। इसमें सुपरवाइजर भाग गया, ये पता ही नहीं अब लेबर से क्या काम कराना है, तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गार्ड भाग गया तो चोर घुस जाएगा रात को, तो गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्टर भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, और सेल्समैन भाग गया तो माल रखा रह जाएगा। माने पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए ये सारे लोग चाहिए। ऐसी खेती की व्यवस्था अगर प्राकृतिक रूप से हमें करनी है तो उसके लिए सर्वप्रथम गाय चाहिए, दूसरा पेड़ चाहिए, तीसरा बैक्टीरिया चाहिए, चौथा वायरस चाहिए, फिर हमें चिड़िया चाहिए, मधुमक्खी चाहिए, भौरे चाहिए, तितलियां चाहिए, ये सारे लोग चाहिए। ये सारे लोग होंगे तो प्राकृतिक तरीके से खेती हो पाएगी। अब ये सारे लोग हैं नहीं, कारण क्योंकि आधुनिक जब खेती का विज्ञान हमारे सामने आया तो सबसे पहले नंबर हमने पेड़ काट दिए। बोले बड़े बड़े हार्वेस्टर और ट्रैक्टर चलाने तो ये पेड़ बीच में फंस रहे, इनको काट दो, तो हमने पेड़ काट दिए। अब एक पेड़ कई जीवों का आशियाना होता है। पेड़ होता है तो गाय उसके नीचे बैठती है, पेड़ होता है तो बैक्टीरिया अपने घर बनाते हैं, पेड़ होता है तो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, पेड़ होता है तो मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, पेड़ होता है तो भौरे तितली अपना घर बनाते हैं। तो जितने भी प्रकृति के ये सारे गार्ड से लेके सुपरवाइजर से लेके जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग पेड़ के अंदर अपना आशियाना तैयार करते हैं, और पेड़ आपके खेत पे है नहीं तो खेती की व्यवस्था पूरी कैसे होगी? तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया, इस पर शोध किया, 10 साल लगातार अध्ययन करने के बाद एक डायग्राम फाइनल किया कि ये डायग्राम से पेड़ आपके खेतों की मेड़ों पर चारों तरफ लगना चाहिए। 3 घेरे से आप पूरे खेत को चारों तरफ से घेर दो, इससे एक स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी तैयार होगी, क्लाइमेट के बुरे असर से भी खेतों को बचाव होगा, जानवरों से सुरक्षा भी मिलेगी, बाहर से कीड़ों का प्रकोप भी कम होगा, बायोमास इतना हो जाएगा, टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा, और जितना भी हमारा जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव हमारी फसलों पे पड़ रहा है वो भी बचेगा, और साथ साथ में ये पेड़ इनकम का साधन भी बढ़ेंगे। और इन पेड़ों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, मधुमक्खी अपना घर बनाएगी, तितली अपना घर बनाएगी, पक्षी आके बैठेंगे, और साथ में गायों को भी घूमने और बैठने का स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था जब हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीसेट करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक प्राकृतिक खेती को करने के लिए जो साधन संसाधन चाहिए वो अपने आप सेट होने लग जाएंगे, और फिर प्राकृतिक खेती का एक समुचित ढांचा आपको सामने दिखेगा कि हाँ वास्तविकता में ये खेती है। आप हमारे खेत पे जाएंगे, सुबह 6 बजे उठ के आप हमारे खेत पे घूमेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर 10 से 15 प्रकार की चिड़िया देखने को मिलेगी। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ने रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी का मध्य प्रदेश का प्रथम पुरस्कार जो है ना हमारे फार्म को दिया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया 60 तरह की बर्ड्स हमारे खेत में है, 60 तरह की चिड़िया। अब ये जो 60 तरह की जो चिड़िया हैं, पता है ये क्या करती हैं? सुबह से उठ के पूरे फार्म का चक्कर लगाती हैं, और कहाँ कीड़े मकोड़े हैं, कहाँ कीड़े हैं, कहाँ मकोड़े हैं, कहाँ इल्लियां हैं, कहाँ क्या है, वो चुन चुन के खा के और अपना मजा करती रहती हैं। तो दोनों का काम चलता है। इधर हमारे चिड़ियों को हमें दाना नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले कीड़ों को मार के पैसे बना रहे हैं, पैसे बना के फिर हम चिड़ियों को दाना डाल रहे है ना। अब हमें क्या करना है? कीड़ों को मारना ही नहीं है और चिड़ियों को भी दाना नहीं डालना, माने हमें कुछ करना ही नहीं है।
अब भगवान आपसे ये निवेदन कर रहे हैं ऊपर से कि प्रभु आप कुछ मत करिए, ठीक है कि नहीं? आप कुछ मत करिए, माने कि ना तो आप जहर डाल के कीड़ों को मारिए। अब कीड़े मार दिए तो क्या हो गया? उनका भोजन भगवान ने बनाया था, वो कीड़े को चिड़िया खाने के लिए बनाया था, उसको पहले ही आपने मार दिया। ठीक है, तो एक पंथ तीन तीन काज होंगे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो। पहला कि वो जीव बचेंगे, उन जीवों से उस चिड़िया का पेट भरेगा, तो आपका मतलब आपके खेत पे पेट भरेगा तो वो आपको ही ब्लेस करेंगे। सही है कि नहीं है? और साथ में पूरे प्रकृति का तंत्र भी सुरक्षित रहेगा, ना हम जहर घोलेंगे और ना जहर हमारी थाली में आएगा और ना जहर ये बच्चों के पेट तक पहुंचेगा। तो ऐसे पूरी व्यवस्था को हमें रीसेट करना है और इस पूरी व्यवस्था को हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बोलते हैं। इस जैव विविधता का एक डायग्राम हमने 3D में बनाया है, आपको अभी हम दिखाएंगे चित्र के माध्यम से, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारे रिसर्च इनोवेशन सागर की धरती से निकले, ये सारे इनोवेशन खेती को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भर माने कि खर्चा नहीं करवाते ये सारे इनोवेशन ऐसा नहीं है कि आपको ये करना तो ये खर्चा लगेगा, ये बजट लगेगा, ये खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर अप्लाई करना है, ये करना है बस। तो ये सारी व्यवस्था खेती को आत्मनिर्भर बनाती है, खेती में खर्चे को घटाती है और उत्पादकता को जरूरत के हिसाब से अपने आप बैलेंस करके बढ़ाती है। तो तीनों तरह से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, और जब हम इन तीनों चारों शब्दों को सबको इकट्ठा करके दूर से देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे समग्र विकास का मॉडल। यानी कि हमें एक ऐसी व्यवस्था के साथ काम करने की वर्तमान में आवश्यकता है जो पूरी व्यवस्था का विकास करे, ना कि केवल मनुष्य का, ना किसी पक्षी का, ना किसी जीव का, ना पानी का, ना पर्यावरण का, समष्टि का विकास करे। ऐसा हमको मॉडल खेती में अब चाहिए, क्योंकि भारत में हमने बहुत अध्ययन किया। मैं आपको बता दूं, उम्र भले ही हमारी कम है, आप अंदाजा लगा रहे होंगे 17 साल में हमने शुरू किया था, 17 और जोड़ दीजिए तो 34-35 के आसपास की उम्र है हमारी, और इतनी उम्र में लगभग हमने 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्राएं की भारत में, 2 व्हीलर से, और बाकी 4 व्हीलर से और प्लेन से और ट्रेन से वो सब जोड़ेंगे तो 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्राएं की, और भारत के लगभग हर जिले का भ्रमण किया, मिट्टी को समझा, पानी को समझा, वातावरण को समझा, किसान को समझा, बाजार की स्थिति को समझा, व्यापारियों को समझा और पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था को समझा। और ये सब समझने के बाद मुझे ये फाइनलाइज समझ में आया कि बिना समग्र विकास के मॉडल के भारत की कृषि का विकास नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप करने बैठोगे तो पता चला आप पानी का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, बोले पानी बचाना है, उम्र निकल जाएगी आपकी। हो कितने साल के आप यहाँ पे? 20, 25, 50 साल, हल्ला मचाने में आपको 50 साल लग जाएंगे। आप बताइए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर माहौल बनाने में 50 से 100 साल लग जाते। अब मैं आपको उदाहरण दूं इस बात का, हमारे मध्य प्रदेश में 1980 में प्राकृतिक जैविक खेती करने के लिए सरकार ने नीति बना दी थी। 1980 में, समय कितना हो गया? 20 और 20, 40, 45 साल हो गए। 45 सालों में कितना इंप्लीमेंट हो पाया? माहौल ही नहीं बन पाया। अभी तो पेपरों में, प्रिंटिंग में छप के आ गई प्राकृतिक खेती। बात आ रहा ना समझ में? ये 40 सालों में इतना हुआ है और इस पर अरबों रुपए खर्चा हो गया। तो हमारा एक ऐसा देश है जहां पर हर व्यक्ति तक एक बात पहुंचाने के लिए 100 साल से ज्यादा का समय लगता है। जब देश को आजाद होना था तो भगत सिंह ने एक उंगली की, फिर धीरे 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 100-150 साल लग गए क्रांति को फाइनलाइज होने में। तो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक झंडा लेके हम आगे बढ़ेंगे ना, कि हमको बीज बचाना है, हमको खाद बचानी है, हमको बायोडाइवर्सिटी करनी है, हमको पेड़ बचाने हैं, हमको पानी बचाना है, हमको मिट्टी को स्वस्थ करना है। ये एक एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं, 100 साल की उम्र लग जाएगी, तब आप माहौल बना पाओगे, तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो हम क्या कहने जा रहे हैं आपसे कि हमें एक समग्र विकास का मॉडल लेके चले, हम सब कुछ साथ में लेके चले।
हम ट्रेन का इंजन ही क्यों खचोड़े? हम ट्रेन में 10 डिब्बे जोड़ लें ना, तो साथ साथ में सारे 10 डिब्बे गंतव्य तक पहुंचे। तो मेरा आप सबसे ये कहना है, हम पानी को भी शामिल करें, हम खाद बीज को भी शामिल करें, हम पर्यावरण को भी शामिल करें, हम प्रकृति की व्यवस्था को भी शामिल करें, हम बायोडाइवर्सिटी को भी शामिल करें, हम बाकी की पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए एक समग्र विकास के मॉडल को फॉलो करके आगे बढ़े। जब समग्र विकास के मॉडल को हम फॉलो करेंगे तो अलग अलग विंग के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, पता चला कुएं में पानी खत्म हो गया। सही है कि नहीं है? अब कुएं में पानी अच्छा कर लिया तो उन्होंने कहा खेत में नीलगाय घुस गई, नीलगाय को कंट्रोल किया 2-5 साल में, तो पता चला चोरी होना चालू हो गई आपके यहाँ। फिर 2-5 साल में वो किया, जब तक आप निकल गए, उम्र हो गई आपकी। तो अब वो समझ नहीं रहा कि हम एक एक मुद्दे पर 10-10 साल सिर खपाएं, हम एक साथ सिर खपाएं और सारे 10 मुद्दों का सॉल्यूशन लें। ये मेरा आप सबसे कहना है और ये अध्ययन करके हमने पाया है, और ऐसा ही समग्र विकास के मॉडल पर हम आपसे डिस्कशन और चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर हमने लिखा है, ये सभी लोगों के लिए है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और जो ऑलरेडी खेती में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम जो है भविष्य का जब चुनाव करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, गायक, नेता, राजनेता, अभिनेता, नौकरी या व्यवसाय, शिक्षक, खेती के बारे में हम नहीं सोचते। इवन हमने देखा जो MSc, BSc एग्रीकल्चर करके भी निकलते हैं ना, वो भी खेती करने के बारे में नहीं सोचते, वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बनने के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सारे लोग डिप्टी डायरेक्टर नहीं बन सकते ना, जिले में एक ही डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है कि नहीं है? तो मैं कॉमन सोच की बात कर रहा हूं कि ये सारे व्यवसायों के बारे में हम सोचते, कृषि के बारे में नहीं सोचते। ऐसा क्यों? मानसिकता क्यों है हमारी? तो मैं पृष्ठभूमि पे गया कि इन सारे के बारे में लोग क्यों सोचते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा खेती के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो सारी चीजों के बारे में इसलिए सोचते हैं लोग क्योंकि उसमें लोगों को नाम मिलता है, बोले हमारा बेटा डिप्टी डायरेक्टर है, अब बस यही है और यही नाम लेके बेचारे सारी जिंदगी जीते रहते हैं, है ना। हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा पायलट है, ये सोच के बार बार कहने से उनको एनर्जी आती रहती है और सारी जिंदगी वो जीते रहते हैं। ये नाम का खेल है। क्लियर हो रहा ना? अब ये बताओ, नाम जो है ना कहां से आता है? लोग कहते हैं यार खेती में बहुत मेहनत है, लोग कहते हैं खेती में बहुत मेहनत है। हमारे यहाँ बहुत लोग सीखने के लिए आते हैं, जब सीख जाते हैं फिर लास्ट में ये बोल के जाते हैं भाई साहब बहुत मेहनत है खेती में। तो आप ये बताओ, नाम आप जिसके लिए शिक्षक बनते हैं, नेता, अभिनेता बनते हैं, क्या कभी किसी अभिनेता से पूछा आपको कितनी मेहनत लगी अभिनेता बनने में? तो वो आपको बताएगा। मेहनत से ही नाम बनता है, बिना मेहनत के नाम नहीं बनता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है सागर में, 1000 बच्चे प्रति वर्ष MBBS करके निकलते हैं। उसमें से शायद अभी तक 2007 से अभी तक 14-15 हजार डॉक्टर निकल चुके, लेकिन उनमें से 4-5 के ही कुछ नाम हैं, क्योंकि बाकी के सब लोगों ने डिग्री ली और बाकी के लोगों ने खूब मेहनत की अपने काम में, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, तो उनका नाम बन गया। तो नाम बनता है कैसे? मेहनत से। आप कोई भी फील्ड में काम करिए, बिना संघर्ष के आपका नाम नहीं बनेगा। हाँ, टैग मिल जाएगा आपको, लेकिन नाम नहीं बनेगा। टैग मिलना आसान है, इंजीनियर है साहब, अब ऐसे देश में 1 लाख इंजीनियर हैं, लेकिन चंद इंजीनियर के नाम आपकी जुबान पे आते जब इंजीनियर की लिस्ट बनाओगे आप, तब चंद डॉक्टर्स के नाम आएंगे, चंद अभिनेताओं के नाम आएंगे, चंद नेताओं के नाम आपको याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने काम में बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, तब जाके उनका नाम उस फील्ड में बना। ये क्लियर हो गया? तो नाम तो बनता है भाई संघर्ष से, और वो किसी भी जगह संघर्ष करके बनाया जा सकता है। आपको मैं बता दूं, पेड़ लगाने का काम कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। पेड़ कोई भी लगा सकता है, बच्चा भी लगा सकता है, बूढ़ा भी, नौजवान भी, डिग्री भी नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए, कोई भी लगा सकता है। लेकिन एक
आदमी ने, अनपढ़ गवार जिसको बोलते हैं, जिसको अंगूठा लगाना आता है, उसने पेड़ इतनी ताकत से लगाए, ताकत मतलब इतनी मेहनत से लगाए, इतनी मेहनत से लगाए, 1600 एकड़ का जंगल खड़ा किया। भारत सरकार ने 2020 में उसको पद्म श्री का पुरस्कार देते हुए भारत का वन पुरुष घोषित कर दिया, जावेद पायेंग जी को। क्या किया उन्होंने? केवल पेड़ लगाने में मेहनत की उन्होंने। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप नाम के लिए शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो नाम तो सब पेड़ बनाने से भी बन जाएगा, पेड़ लगाने से। नाम तो झाड़ू लगाने से भी बन जाएगा, नाम तो किसी भी चीज से बन जाएगा, पर मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के नाम बन जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। नाम बनाने के लिए मेहनत चाहिए। इसका मतलब ये है कि खेती में भी अगर आप मेहनत करेंगे तो नाम तो आपका उधर पे भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? नंबर 2 पे आते हैं। आप पैसे के लिए शायद ये सारी चीजों का चुनाव करते हैं कि इन सारी चीजों में पैसा भी मिलेगा नाम के साथ में। सही है कि नहीं है? तो पैसा कब मिलता है? पैसा मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो आप बताइए, अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं तो पहले तो आप LKG UKG से पढ़ेंगे, पूरा कक्षा 12वीं तक आएंगे, साइंस लेंगे, फिर PMT क्वालिफाई, प्री मेडिकल टेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम देने के बाद 4-5 साल MBBS करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सपर्टीज करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके एक सही 100 डॉक्टर आप निकल पाएंगे। तब तक उम्र कितनी हो जाएगी? कम से कम 30 साल। आधी तो गई। सही है कि नहीं? अब उस आधी उम्र में आपने पैसे आपके ऊपर कितना खर्चा किए वहां तक पहुंचने में? जब आप पैदा हुए और पैदा होने की खुशी में आपके माँ बाप ने इर्द गिर्द लोगों को जो पैसे बांटे वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में जोड़िए। आप जितने कपड़ों पे खर्चा हुए, आपकी गाड़ी पर, आपके शौक पर, आपके खाने पर, आपके मोबाइल के बैलेंस पर, आपके रहने पर, आपके आने पर, जाने पर, जो भी चीजों पे खर्चा हुआ, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 2 से 3 करोड़ रुपए शिक्षा को मिला के। कई डिग्रियां तो ऐसी होती हैं, अभी प्राइवेट में MBBS करने जाइए, एक हमारे बहुत अच्छे खास परिचित हैं, उन्होंने बोला MBBS में से वो हो गया एडमिशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगे, सस्ते में हो गया। मैंने कहा कितने? बोले 1 CR, 1 करोड़। 1 करोड़ की डिग्री है, लोगों को सस्ता लग रहा है वो। अब आप सोचिए, कई सारी ऐसी डिग्रियां हैं जिनके लिए कितना खर्चा करते हैं। तो 1 करोड़ तो एक डिग्री के लिए खर्चा हो रहा है। उसके पहले LKG से लेके यहाँ तक के सफर में, और कितना बजट, आप कितनी बार बीमार हुए, कितनी बार आप पे पैसा खर्चा हुआ, वो सारा जोड़ेंगे तो 5 CR से कम नहीं होता। सही है कि नहीं है? और अगर आप 5 CR खर्चा करके, माने 5 करोड़ रुपए खर्चा करके 30 साल बर्बाद करके 2 लाख रुपए महीने कमाने भी लगे तो कौन सा तीर मार लिया आपने? बताइए जरा। वो तो आपका, अगर 5 करोड़ आपके मम्मी पापा बैंक में रख देते तो 2 लाख का तो बढ़िया से इंटरेस्ट मिलता। सही है कि नहीं है? सिंपल है। तो मेरा आप सबसे ये कहना कि अगर पैसे के लिए काम कर रहे हो तो पैसे की स्थिति ये है कि पहले आप 5 करोड़ खर्चा करो और 2 लाख रुपए फिर बनाओ। दूसरा, फिर आते हैं ठाट बाट। तो ठाट बाट में क्या है साहब? ठाट बाट पैसे से आती है। अब पैसा आप किसी भी प्रोफेशन में बना लोगे तो अपने आप ग्लैमर आपकी लाइफ में आ जाएगा। जो चाहिए वो कपड़ा पहन लिया, जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी आ गई। इसको ठाट बाट बोलते हैं। फिर लास्ट में हमने लिखा तनाव, गिफ्ट में मिलता है। सही है कि नहीं है? आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, पायलट बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, संसार का कोई भी प्रोफेशन का काम कर लीजिए, 40 साल के बाद में गिफ्ट में आपको तनाव मिलेगा। और मैंने इतना मिलेगा, कई लोग तो तनाव में ही बेचारे 10 रुपए की रस्सी लेके फांसी लगा लेते। मैंने कई IAS लोगों को देखा, सब कुछ है उनकी लाइफ में, कितने सारे लोग खड़े उनके सामने हाथ जोड़ के, लेकिन उनको 10 रुपए की रस्सी में, फांसी में उनको शांति मिली। सोचिए आप, कितना तनाव होगा लाइफ में, कितना स्ट्रेस होगा। कितने बड़े बड़े अफसरों को हमने ट्रेन के सामने घूमते हुए देखा है। तो ये क्या है? तनाव नहीं है तो क्या है? सही है कि नहीं है? स्ट्रेस आपको क्या मिल रहा है? गिफ्ट में मिल रहा है। फिर उसके बाद समृद्धि, विकल्प ही नहीं है। आपसे सब कोई खुश रह सके संभव ही नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, आप डॉक्टर बनेंगे तो आपसे आपका मरीज कभी खुश नहीं रहेगा। सुई लगाओगे तो आपको चिल्लाएंगे। सही है कि नहीं है? तो कोई भी प्रोफेशन में चले जाइए, नेता में चले जाइए तो पार्षद बेचारा दुखी है विधायक से कि विधायक हटे तो हम विधायक बने। विधायक दुखी है पार्षद से कि ये ज्यादा ना उचकने लगे, कभी ये विधायक ना बन जाए। तो दुखी है ना वो।
समृद्धि तो नहीं है उसमें, सब कोई खुश नहीं है एक दूसरे से। आप कोई भी काम, इवन चलो लोग खुश कर भी लिए आपने, लेकिन प्रकृति के जीवों को आप खुश नहीं कर पाएंगे साहब। आप बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आपके घर के सामने गाय प्लास्टिक खा रही है, समृद्धि कहां से हुई? समृद्धि का मतलब है आपके काम से सब कोई खुश रहे, उसको समृद्धि बोलते हैं। तो गाय तो दुखी है आपसे, पक्षी दुखी हैं, जीव जंतु दुखी हैं। सुबह से लेके शाम तक जो आप इतना निरमा, सर्प, सोडा, साबुन, टॉक्सिन, गाड़ी का धुआं, पॉल्यूशन, पॉइजन धरती पे डाल रहे हैं, कितने लोग दुखी हैं आप सोचिए। 1 करोड़ लोगों की जीवों की हत्या करके आप रोज अच्छे कपड़े पहनते हो साहब। आपको क्या लग रहा? आप अपना साबुन तेल करके आप अपने आप को चमका लोगे, अब बाकी लोगों को मार दोगे तो क्या समृद्धि आ जाएगी? संभव ही नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में समृद्धि विकल्प ही नहीं है। आप कोई भी काम करिए, विकल्प ही नहीं है। मैंने ये लिखा, विकल्प नहीं है वहां पे, क्योंकि मिल ही नहीं सकती, क्योंकि काम ही वैसा है। जब तक डॉक्टर बीमार लोगों के लिए कल्पना नहीं करेगा, तब तक जो है ना उसका काम नहीं चलेगा। माफ करिएगा अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर हो तो, है ना, पर डॉक्टर तो यही चाहत रखते ना कि लोग बीमार हो। जब सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? ये सच्चाई है ना भाई। हाँ, पर कड़वी सच्चाई है, बोल नहीं सकते हैं। खैर ठीक, तो तनाव और समृद्धि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, खेती के बारे में लोग क्यों नहीं सोचते। देखो 2 चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना। नाम संघर्ष करने से मिलता है, वो झाड़ू लगा दोगे तो भी मिल जाएगा, झाड़ू लगाओगे तो भी मिल जाएगा, खेती करोगे तो भी मिल जाएगा। और पैसा जो है ना, इधर पे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलता है। और ठाट बात तो पैसे से मिलती है, तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं केवल खेती की। तो हम खेती अगर करते हैं तो नाम तो मैंने बताया आपको कि संघर्ष करने से साहब मिल जाएगा। दूसरा है पैसा। तो पैसा यहाँ पर, ये दुनिया की इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, जिसको समझो तो समझ में आएगा। एक बीज डालिए और 1 से 100 से 200 300 400 बीज तक बना के कुदरत आपको दे देती है। और जब आप डालते हैं तो मिट्टी ये नहीं पूछती कि आपकी MBA की डिग्री है क्या। अगर है तो 1 की 100 बनाएंगे, नहीं तो हम पेड़ ही नहीं उगाएंगे। ऐसे बोला कि आज तक किसी के खेत में कोई भी बच्चा खेत में बीज डाल के आ जाए तो भी 1 का 100 कुदरत बना के आपको देती है। MBA डिग्री वाला डालाए तो भी 1 का 100 बना के देगी। और अगर कोई अंगूठा छाप भी डालाए तो भी 1 का 100 देगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट डालाए तो भी 1 का 100 देगी। और हमारे मोदी साहब भी डालाएंगे तो भी 1 का 100 देगी। क्लियर आ रहा ना बात समझ में? यानी कि कुदरत, यानी कि मिट्टी ये नहीं पूछती कि डिग्री क्या है आपकी, ना ये पूछती कि एज क्या है आपकी, आप पढ़े लिखे कितने हो, ये नहीं पूछती। वो तो ये कहती है आपने हमें दिया, हम आपको वापस लौटाएंगे। क्लियर आ रहा ना समझ में? कितना अच्छा धंधा है जिसमें कोई डिग्री ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती हम एजुकेशन पे पैसा खर्चा करते करोड़ों रुपए, तो वो करोड़ों रुपए अपनी हेल्थ पे खर्चा करेंगे तो शायद 50 साल और जी जाएंगे। सही है कि नहीं है? और हम डिग्री लेके करते क्या है? मारते हैं जीवों को, प्लास्टिक फैलाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर ओवरऑल जो है ना, हमें इसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, ना उम्र खर्चा करने की जरूरत। आप पैदा होते ही खेती करने लगो, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी ये नहीं कहेगी कि यार थोड़े बड़े तो हो जाओ, सिंपल। अच्छा, ठाट बाट जो है ना, जब पैसे आएंगे 1 के 100 बनेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लागत की स्थिति पर। अच्छा सॉरी, एक चीज और बतानी थी इसमें, वो ये कि स्वास्थ्य जो है ना गिफ्ट में मिलता है इसमें। उधर जो है ना तनाव गिफ्ट में मिल रहा था, इधर हेल्थ गिफ्ट में मिलती है। और हेल्थ ही हमारे जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हेल्थ है तो सारे सुख आपके हैं, और अगर हेल्थ नहीं है तो आपका कुछ नहीं है। बीमार आदमी से पूछिए, उसके पास अरबों रुपए की दौलत है और कैंसर लेके पड़ा है 10 किलो रुई के गद्दे में, उससे पूछिए कि दौलत है आपके पास, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो वो कहेगा कोई काम की नहीं है साहब, हम उठ भी नहीं पा रहे। सही है कि नहीं है? तो मेरा आप सबसे कहना है कि हेल्थ सबसे बड़ा हमारे जीवन का सार तत्व है, और ये खेती में आपको गिफ्ट में मिलता है।
उधर तनाव गिफ्ट में मिल रहा था, इधर हेल्थ गिफ्ट में मिलती है। और उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं जो वाकई में प्राकृतिक खेती रियलिटी में कर रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से हेल्दी हैं, मैंने ऐसा देखा है। और हम कहीं दूर नहीं जाते, हम अपने ऊपर ये एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं हमेशा से। अभी हमको 17 साल हो गया, एक दिन का हमने छुट्टी नहीं मारा। ये इस बात का प्रमाण है कि हम बीमार नहीं हुए, तभी तो छुट्टी नहीं मारी। और कोरोना जैसी बीमारियां निकल गई, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे एक्सीडेंट निकल गए, क्या क्या निकल गया। एक हमने टैबलेट एलोपैथी का छुआ नहीं है। अभी 25 साल 27 साल हो गए हमको, हेल्दी है। और फिटनेस हमारी बराबर है, 62 किलो 500 ग्राम वजन अभी वेट करा लीजिए, उतना ही था 15 साल पहले, अभी भी उतना ही है। अब फोटो में देख लेना आप, वैसे ही सेम टू सेम फोटो है। तो फिटनेस बढ़िया है, फुटबॉल की तरह उचकते उछलते रहते हैं, दिन रात काम करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तनाव नहीं है जीवन में। गिफ्ट मिला है स्वास्थ्य, ठीक है। इसके बाद समृद्धि देखो, अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो देखिए सब कोई खुश रहेगा। पहले नंबर पेड़, पहले नंबर फिर गाय, फिर बैक्टीरिया, वायरस, चिड़िया, मधुमक्खी, भौरे, केंचुए और ना जाने कितने असंख्य लाखों करोड़ों जीव जो आपके जहर डालने से मर रहे थे, और फिर आपने गोबर डालना चालू कर दिया तो गोबर से जो है ना उनको ताकत मिली, उनको मजा आया।